स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चारों ओर बढ़ता पोल्यूशन, आसमान में फैला धुआं, पोल्यूशन की मार झेलते लोग और काली चादर में लिपटी प्रकृति। राजधानी की सांसों पर लगे इस आपातकाल को देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, कहीं आप इसे दिल्ली तो नहीं समझ रहे हैं? अगर ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ये दिल्ली नहीं, बल्कि ये है चीन की राजधानी बीजिंग। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब बीजिंग पोल्यूशन की चादर में लिपटा हुआ था। एक दशक पहले ये इस प्लेनेट का सबसे पोल्यूटेड सिटी था। लाखों लोग धुंध की मोटी छतरियों में लिपटे हुए थे, जिसने सूरज को काला कर दिया था और फेफड़ों को घेर लिया था। जब हर कोई पोल्यूशन मास्क पहनकर रहता था और स्कूल, कॉलेज व गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन आसमान का अंतर हुआ कैसे, और कैसे कुछ सालों की मेहनत से चीन ने बीजिंग की हवा को पोल्यूशन फ्री कर दिया। वो भी कुछ इस तरह की आज यूएन बीजिंग के एयर पोल्यूशन कंट्रोल के तरीकों को दुनिया के मॉडल के तौर पर देखता है। दोस्तों, आज दिल्ली कुछ ऐसे हालात से गुजर रही है। हर साल सर्दियों के दौरान दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है। हालांकि हर साल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पोल्यूशन लेवल कम करने के लिए नए नए नियम लागू करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे में ये बीजिंग मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या ये मॉडल दिल्ली के लिए भी कारगर साबित होगा। ये वीडियो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और जीएस 3 पेपर के एनवायरनमेंट टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। 1980 के दशक से तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने चीन को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में असाधारण रूप से उभारने में मदद की है, लेकिन उस विकास को बढ़ावा देने के लिए एनर्जी इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्री पर निर्भरता की भारी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी। देखा जाए तो दुनिया भर में चीन की आलोचना भी हुई। हालात ऐसे थे कि लगभग हर साल लाखों लोगों की जान सिर्फ खराब हवा की वजह से जा रही थी। जैसे चीन दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के रूप में उभरा, उसे ऑयल की बढ़ती खपत के हार्मफुल इफेक्ट से जूझना पड़ा। इसके अलावा कोयला आधारित उद्योग और बढ़ते कोयले की खपत ने विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के दौरान शहर की एयर क्वालिटी को खराब करने में योगदान दिया। दोस्तों, इस खतरे से निपटने के लिए बीजिंग ने 1998 से कई स्टेजेस में युद्ध स्तर पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किए। पहला स्टेज 1998 से 2008 तक लागू किया गया। बीजिंग ने पहली लोकल गवर्नमेंट एयर सर्विस शुरू की। चीन में पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए कोल कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस और मोटर व्हीकल एमिशंस जैसे कई सैकड़ों ठोस उपाय लागू किए गए, लेकिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद 2008 में चीन ने 29 समर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की। चीन के लिए ओलंपिक उत्प्रेरक साबित हुआ। इसने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में तेजी लाने में मदद की। इसी दौरान चीन ने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट किया। फिर सेकेंड स्टेज 2009 से लेकर 2012 तक था। दोस्तों, इन दोनों स्टेजेस की विशेषता थी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स SO2, NO2, PM10 और CO2 को टारगेट करना। हालांकि चीन को इसमें काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन 2012 की सर्दियों में एक बार फिर बीजिंग समेत उसके आसपास के रीजन में गंभीर समस्या पैदा हो गई और फिर चीन साल 2012 से साल 2017 में लेकर आया अपना थर्ड स्टेज, जिसके बाद चीन ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। इसमें सबसे पहले इफेक्टिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया। दूसरे नंबर पर कंप्लीट लेजिस्लेशन और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म के साथ इसे अपनाया गया। तीसरा, इसमें ध्यान दिया गया कि लोकल स्टैंडर्ड्स को पावरफुल बनाया जाए। चौथा, स्ट्रॉन्ग तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की गई। और पांचवा, चीन के लोगों के बीच एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस फैलाई गई। इसके बाद ऑन ग्राउंड ऑब्जर्वेशन डेटा से पता चलता है कि SO2, NO2 और PM10 की एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन में 93.3%, 37.8% और 55.3% की कमी आई है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम पर मिल रहा है अब तक का सबसे हैवी डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, जीएस फाउंडेशन के लिए हमारे P2I कोर्सेज के 3 नए बैचेस, यानी कि इंग्लिश बैच 18 नवंबर, इंग्लिश बैच 24 नवंबर और हिंदी में IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 23 नवंबर से शुरू हो रहे हमारे हिंदी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 270,000 तक के प्राइस वाले कोर्सेज आपको सिर्फ 24,999 में ही मिल रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि कोर्स को परचेज करते वक्त आपको AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, तभी आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे। देखा जाए तो बीजिंग ने इस प्लान को लागू करने के लिए भारी भरकम बजट भी खर्च किया है। इनमें अलग अलग उपायों के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रदान किए गए, जिसमें सब्सिडी, ट्रैफिक प्राइसिंग और दूसरे फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस शामिल थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए और इन पर तुरंत काम भी शुरू किया गया।
देखा जाए तो इफेक्टिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सबसे पहले बीजिंग में व्हीकल एमिशंस जो कि एक बड़ी समस्या थी उसको हल किया। उससे लड़ने के लिए बीजिंग ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के साथ ही साथ लोकल एमिशंस स्टैंडर्ड्स और कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स के चेन को लगातार लागू किया। बीजिंग ने अपने ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए तरीके से लागू करना शुरू किया और ट्रेडिशनल चाइनीज अर्बन डिजाइन के रिवाइवल पर ध्यान केंद्रित किया। उसने एक इंटीग्रेटेड व्हीकल फ्यूल रोड फ्रेमवर्क पर काम किया और दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने शहर में मौजूद पुराने कॉमर्शियल व्हीकल्स को सड़कों से हटा दिया। इसकी जगह बीजिंग ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को एनकरेज किया और एक एफिशिएंट मेट्रो का भी निर्माण किया। इन सबके साथ ही जनता को यह समझाया गया कि पर्सनल कार लेकर निकलने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन को तवज्जो दी जाए। साथ ही लोगों को पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे न सिर्फ पॉल्यूशन कम करने में मदद मिली बल्कि हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हुआ। पिछले 2 दशकों के दौरान बीजिंग में व्हीकल्स में कई गुना वृद्धि के बावजूद भी टोटल पॉल्यूटेंट एमिशंस में रिमार्केबल कमी आई है। 1998 की तुलना में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कार्बन मोनोऑक्साइड, टोटल हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और PM 2.5 एमिशंस में 2017 में लगभग 89%, 64%, 55% और 81% की डिक्रीज रेट के बराबर है। दोस्तों, बीजिंग सरकार ने इफेक्टिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ही बीजिंग में इंडस्ट्रियल साइट्स को बंद करके और हीटिंग सिस्टम में सुधार करके कोयले की खपत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया। बीजिंग में एयर पोल्यूशन में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स का बहुत बड़ा योगदान था। चीन से प्रकाशित होने वाले अखबार चाइना डेली के मुताबिक बीजिंग में हर साल ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए 35 करोड़ टन कोयला जलाया जाता था, लेकिन हाई एफिशिएंसी टर्मिनल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को लगातार रिनोवेट किया गया। साल 2005 से बीजिंग ने कोयला से गैस पॉलिसी इंप्लीमेंट की। उसने कोयला आधारित प्लांट्स को मंजूरी देना बंद कर दिया और 2014 में वहां 392 कारखाने बंद कर दिए गए, जिनमें सीमेंट, कागज, कपड़ा व रसायनों के प्रमुख कारखाने थे। स्टील तथा एल्यूमिनियम के कारखानों में 1/3 उत्पादन कम करने के आदेश दिए गए थे। इसी का असर था कि साल 2017 में 20 साल पहले की तुलना में कोल कंबशन को लगभग 11 मिलियन टन रिड्यूस कर दिया गया। PM 2.5 में 97%, SO2 में 98% और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एमिशंस में 86% कमी देखी गई। इसी के परिणाम स्वरूप सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल और हेल्थ बेनिफिट हुए। चीन के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स के चलते सैंडस्टॉर्म जो 15 ईयर्स पहले एक सामान्य घटना थी, वो अब एक रेयर घटना है। इसके लिए चीन सरकार ने कई अरबों की संख्या में पेड़ लगाकर सैंडस्टॉर्म की इंटेंसिटी और संख्या को कम किया, जिससे बीजिंग निवासियों को राहत मिली है। देखा जाए तो हरियाली को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर पेड़ पौधे, पार्क और रूफटॉप गार्डन्स को बढ़ावा देकर बीजिंग को हरा भरा बनाया गया है। दोस्तों, बीजिंग 2013 से 17 क्लीन एयर एक्शन प्लान दुनिया के लिए मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम का प्रतीक है। इस प्रयास से एयर क्वालिटी में नोटेबल इंप्रूवमेंट हुआ। साल 2017 में प्रोग्राम के अंत तक बीजिंग की एनुअल एवरेज PM 2.5 कंसेंट्रेशन 35% कम होकर 58 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के लेवल पर आ गई। इस दौरान दूसरे पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन और टॉक्सिक ऑक्साइड्स में भी तेजी से गिरावट आई। दोस्तों, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बीजिंग की पिछले कई सालों की मेहनत रंग लाई और इन्हीं कोशिशों का नतीजा आज हम सबके सामने है। पिछले 9 सालों में बीजिंग की हवा में मौजूद हानिकारक कणों में 63% की गिरावट आई है। हालांकि बीजिंग के लिए जल्दी कर पाना असंभव के समान था, क्योंकि कई डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी हवा को प्योर करने में दशकों लग गए थे। लेकिन अपनी प्लानिंग को सफल करने में बीजिंग ने चमत्कार कर दिखाया है। इस सफलता का पूरा क्रेडिट सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ ही साथ आम जनता को जाता है, जिन्होंने मिलकर इस चमत्कार को अंजाम दिया। हालांकि लोगों को समस्या हुई तो इसका विरोध भी हुआ, लेकिन चीन की सरकार ने इस पर काम जारी रखा और अपने फैसले पर टिकी रही। दोस्तों, आज दिल्ली बीजिंग से बुरी हालत में है, या कहें कि सांस लेने की लड़ाई में भारतीय राजधानी बीजिंग से पीछे है। ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली चीन की राजधानी बीजिंग से क्या सबक ले सकता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, बीते दिनों स्विस ग्रुप IQ एयर ने दुनिया के टॉप 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज की रैंकिंग जारी की, जिसमें नई दिल्ली 407 के AQI के साथ एक बार फिर से लिस्ट में टॉप पर है। दिल्ली की स्थिति को डेंजरस क्लासिफाई किया गया है। 2 अन्य भारतीय शहर यानी कि कोलकाता और मुंबई ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। हर साल सर्दियों के आगमन से पहले हवा की क्वालिटी खराब हो जाती है। दिल्ली जहां 25 मिलियन लोगों का घर है, वहीं शहर के 10 मिलियन से अधिक व्हीकल्स एयर पोल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल एमिशंस भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। शहर के 300 किलोमीटर के दायरे में 13 कोयले से चलने वाले पावर स्टेशन हैं। साथ ही इस बढ़ते एयर पोल्यूशन का प्रमुख कारण बायोमास जलाना और सड़क की धूल व पराली जलाना है। ये सभी मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और PM एमिट के सोर्स हैं, जो इंसानों के हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी हैं। साथ ही भारत फॉसिल फ्यूल पर बहुत ओवर डिपेंडेंट है और ये वर्ल्ड लेवल पर 3rd सबसे बड़ा एमिटर होने के कारण
एयर क्वालिटी से जुड़े मुद्दे को और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए दिल्ली को बीजिंग से सीखने की जरूरत है। दिल्ली को बीजिंग की तरह सबसे पहले पॉल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए टाइम बाउंड टारगेट के साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान लागू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी टारगेट के बिना वर्क प्लान बेकार है। दोस्तों, वर्क प्लान एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें सभी पॉल्यूटेंट्स और सभी मेजर पॉल्यूशन सोर्सेज को शामिल किया जाए। इसके बाद उसे अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार करना चाहिए। दिल्ली को बीजिंग से सीख लेते हुए अपने पुराने व्हीकल्स पर सख्ती से रेस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है। वैसे तो बीते सालों से दिल्ली में पुरानी कारों पर रोक लगाकर इनकी संख्या में काफी कमी लाई गई है, लेकिन अभी भी पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां एयर पोल्यूशन का मेजर कारण है। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2015 में कारों की संख्या लगभग 8 मिलियन दर्ज की गई थी, जिनमें से अब तक 1/3 से ज्यादा कम कर दी गई है। साथ ही दिल्ली को बीजिंग की तरह लार्ज स्केल पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपनाने की जरूरत है। आज दिल्ली में लगभग 400 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेट्रो भारत का लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, जबकि शहर की 7000 पब्लिक बसेस में से लगभग 14% इलेक्ट्रिक हैं। लेकिन विडंबना यह है कि लोग अभी भी इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज भी दिल्ली के लोग अपनी कारों में सफर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। दिल्ली सरकार को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और इजी बनाना होगा। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक कारों को छूट दे सकती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में टिकट फेयर को कम कर सकती है। दूसरा, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के बीच के अंतर को दूर करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को भारत की फ्रेगमेंटेड और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की वजह से कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में इस मुद्दे के समाधान के लिए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन और पब्लिक प्रेशर दोनों का अभाव है। ऐसे देश में जहां लाखों लोग अभी भी गरीबी में रहते हैं, वहां के राजनेताओं को वोटर्स की चिंताएं अधिक हैं। पॉलिटिशियंस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की बजाय इस क्राइसिस का यूज ओपोनेंट्स पर हमला करने के लिए करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि बीजिंग का पॉल्यूशन बिना रीजनल कोऑर्डिनेशन के कम नहीं हो सकता था, उसी तरीके से दिल्ली को भी यह सोचने की जरूरत है कि उसे भी पॉल्यूशन लेवल कम करने के लिए अपने आसपास के राज्यों से बातचीत करनी होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि बीजिंग ने सभी नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया है, तभी हर एक्शन प्लान का फायदा हुआ है। ऐसे में दिल्ली में पॉल्यूशन के लेवल को तेजी से कम करने के लिए सिर्फ प्लान बनाना और कोऑर्डिनेशन ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसका सख्ती से पालन भी कराना होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह कि आज दिल्ली को उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो बीजिंग को कुछ साल पहले झेलना पड़ता था। ऐसे में दिल्ली अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए बीजिंग के मॉडल से सीख सकती है, लेकिन दिल्ली को अपने सिचुएशन पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक डेमोक्रेटिक कंट्री की राजधानी है, वहीं बीजिंग कम्युनिस्ट कंट्री की राजधानी है। ऐसे में दिल्ली कुछ बदलावों के साथ बीजिंग के मॉडल को अपना सकती है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही ग्लोबल स्केल पर दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। इसलिए इन दोनों पर पॉल्यूशन जैसे इशू को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।